हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट की। तो लिपिड ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे मेनली लाइपोप्रोटीन्स की। तो लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस की हम बात करेंगे और इनके मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, और साथ साथ हम ये बात करेंगे कि इनमें अगर डिफिशिएंसी हो रही है इनके किस सिस्टम में तो कौन सी डिसीज़ होगी। ठीक है, तो ये हम बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जो इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है, वो ये है कि LDL और HDL ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं दिखने में, और ये HDL इतना फ़ायदेमंद क्यों होता है और ये LDL इतना नुकसानदेह क्यों होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट करें, सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो हमने फैट और कोलेस्ट्रॉल जो हमने डाइट में लिया ये हमारे GIT में आते हैं, और उसके बाद फिर ये मिसलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मिसलेस क्या होते हैं कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है, कोर स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जो शेल वाला स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मिसलेस। फिर ये कन्वर्ट होते हैं, और उसका कन्वर्ट होने के बाद देखिए ये इंटेस्टाइनल सेल में आते हैं। और यहाँ देखिए इंटेस्टाइनल सेल में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी अपैरेटस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हैं। तो ये इसको पैक कर देते हैं काइलोमाइक्रोन में, पैक कर देते हैं। फिर ये काइलोमाइक्रोन फिर देखिए ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं सिक्रेट होता है, बल्कि ये काइलोमाइक्रोन यहाँ से सिक्रेट होता है थोरेसिक डक्ट में। फिर ये थोरेसिक डक्ट से फिर देखिए यहाँ सब क्लेवियन वेन में आता है, फिर यहाँ से ये कहीं पहुँचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। मीन्स पहले ये थोरेसिक डक्ट में आएगा, फिर थोरेसिक डक्ट के बाद फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। और अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया तो देखिए यहाँ पे इसी को जूम करके दिखाया गया। तो देखिए अब इसमें काइलोमाइक्रोन में होता क्या है, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ये इंटेस्टाइनल सेल पैक कर देते हैं इस एम्फीपैथिक लिपिड के अंदर। तो ये एम्फीपैथिक लिपिड क्या होता है कि इसमें दो तरह के वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें दो पोर्शन होते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ हो जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है। तो क्योंकि इसको ब्लड में सर्कुलेट करना होता है, और ब्लड हमारा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन इसमें बाहर की तरफ हो जाएगा और हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, और ये ट्राइग्लिसराइल पूरा हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, और इसका काइलोमाइक्रोन या लाइपोप्रोटीन का मेन काम ही यही होता है कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाए। जबकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक सर्कुलेशन में हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये एपोप्रोटीन B48 प्रेजेंट है। तो पता चला कि काइलोमाइक्रोन जो यहाँ इंटेस्टाइन में बना, और इंटेस्टाइन में बनने के फ़ौरन बाद ही इसमें क्या हो गया, ApoB48 प्रेजेंट है। तो ये ApoB48 इसका क्लासिकल फीचर है, यानी काइलोमाइक्रोन में ApoB48 पैदाइशी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया ApoB48 काइलोमाइक्रोन में प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी भी इसमें कुछ एपोप्रोटीन की ज़रूरत है, वो नहीं है। तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं नेसेंट काइलोमाइक्रोन। अब ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन यहाँ पे देखिए HDL है, और HDL के पास देखिए ApoC2 है और ApoE है। ठीक है, तो ApoC और ApoE इसका काम क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए ApoC2 ये जो है, ये देखिए यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, इसको एक्टिवेट करता है। और ApoE जो है ये लिवर में रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करवाता है। तो इसका भी ज़रूरत समझ में आ जाएगा हमें आगे। तो देखिए अभी ये काइलोमाइक्रोन हमारा है, जिसको हम नेसेंट काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। फिर ये HDL, अच्छा ये HDL आया कहाँ से, तो HDL ये हमारे इंटेस्टाइन में भी बनता है, और ये HDL हमारे लीवर में भी बनता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात कर रहे हैं कि ये इतना हेल्पफुल क्यों होता है। तो बहरहाल इस HDL के पास ApoC2 भी होता है, ApoE भी होता है। तो ये ApoC2 और ApoE यहाँ से HDL दे देगा काइलोमाइक्रोन को। अब देखिए काइलोमाइक्रोन के पास सिर्फ ApoB48 था, अब यहाँ से देखिए C2 भी आ गया और ApoE भी आ गया। तो देखिए C2 और ApoE, तो अब ये क्या हो गया, ये मेच्योर काइलोमाइक्रोन हो गया। अभी तक नेसेंट काइलोमाइक्रोन था, अब ये मेच्योर काइलोमाइक्रोन हो गया। अब जब ये मेच्योर काइलोमाइक्रोन हो गया तो देखिए अब यहाँ पे ये जो ApoC2 यहाँ से मिला था, इसका काम क्या है, ये देखिए यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए ApoC2 की ज़रूरत होती है। तो अब ये ApoC2 जो यहाँ से HDL से मिला, ये इस पे बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। और जब इसको एक्टिवेट करता है तो यहाँ पे देखिए जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ये ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये फैटी एसिड यहाँ देखिए चला जाता है एडिपोसाइट के अंदर, और यहाँ पे एडिपोसाइट के अंदर फिर ये रिएक्शन होती है जो हमने फैटी एसिड सिंथेसिस में बात कर चुके हैं हम, कि ये फैटी एसिड यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड आया इसका क्या काम है। तो मीन्स कि ये फ्री फैटी एसिड दोबारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया। अब जब ये इससे बाइंड कर लिया, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब देखिए सिर्फ यहाँ पे
ApoB48 और ApoE बचे। तो ये ना देखिए यहाँ से मोस्टली जो ट्राइग्लिसराइड था यहाँ से फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में ये यहाँ से निकल गया। अब इसमें देखिए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के कंटेंट कम हो गए, क्यों? क्योंकि मोस्टली यहाँ से फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में चला गया एडिपोसाइड में। तो अब देखिए इसमें जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की कंटेंट कम हो गई तो इसको हमने क्या बोल दिया? रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन। तो ये काइलोमाइक्रॉन का रेमिनेंट है, ठीक है। ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन था, उसके बाद फिर HDL ने वर्क किया, इसको मेच्योर काइलोमाइक्रॉन बना दिया, और फिर मेच्योर काइलोमाइक्रॉन जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज के इंटैक्ट में आया, यहाँ से फ्री फैटी एसिड निकल गया, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया? काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। तो अब ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट यहाँ पे देखिए ApoE, ये देखिए ApoE ये प्रेजेंट है, और ये आया था HDL से। ये ApoE एक्टिवेट कर देता है, यहाँ पे देखिए ApoE रिसेप्टर्स हैं हिपेटोसाइट पे। तो इस हिपेटोसाइट पे ये ApoE रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन जो है ये एंडोसाइटोस हो जाएगा हमारे हिपेटोसाइट के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन अंदर चला गया। तो हमने यहाँ से देखा कि काइलोमाइक्रॉन का सिंथेसिस इंटेस्टाइनल सेल में हुआ, उसके बाद फिर ये इधर आया, फिर काइलोमाइक्रॉन, फिर ये मेच्योर काइलोमाइक्रॉन बना, उसके बाद फिर रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन बना, फिर यहाँ पे एपोप्रोटीन E की मदद से ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हम काइलोमाइक्रॉन तो देख चुके, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देख लें तो देखिए ये वाला जो ये हमारा है ये सर्कुलेशन है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन। और उसके अलावा देखिए ये हमारा थोरेसिक डक्ट है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये एडिपोसाइट यहाँ पे एक दिखाया गया है, यहाँ पे एक दिखाया गया है, ये इंटेस्टाइनल सेल दिखाई गई है, ये ल्यूमन दिखाया गया है, और ये देखिए ये पेरिफेरल सेल दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए हमने एक और पेरिफेरल सेल दिखा दिया है आगे अपने कुछ एक्सप्लेनेशन के मकसद से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा हिपेटोसाइट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से काइलोमाइक्रॉन का जो रेमिनेंट था वो हिपेटोसाइट में चला गया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गई। ये हो गया काइलोमाइक्रॉन का। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं VLDL की। तो देखिए ये VLDL, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हिपेटोसाइट में था और उससे, और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, इन दोनों की हेल्प से हिपेटोसाइट VLDL का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर यहाँ प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर देखिए ये जो यहाँ से लीवर से सिंथेसाइज होकर आया VLDL, इसमें देखिए ApoB100 प्रेजेंट है। यहाँ काइलोमाइक्रॉन में देखिए पैदाइशी तौर पे ApoB48 प्रेजेंट था, इस वजह से क्लासिकल फीचर ये काइलोमाइक्रॉन का था। और यहाँ पे देखिए VLDL में ये इसकी सिंथेसिस लीवर में हुई, और जब इसकी सिंथेसिस के बाद जैसे ही ये पैदा हुआ, इसकी पैदाइश हुई, फ़ौरन इसमें देखिए ApoB100 प्रेजेंट है। तो पता चला कि ApoB100 ये क्लासिकल फीचर है VLDL का। लेकिन अभी देखिए सिर्फ ApoB100 यहाँ प्रेजेंट है, अभी इसमें और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से ये अभी मेच्योर नहीं है, इसमें सिर्फ ApoB100 ही प्रेजेंट है और दूसरी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसको हम बोल देते हैं नेसेंट VLDL। तो ये नेसेंट हमारा VLDL हो गया, इसमें ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल होगा और कोलेस्ट्रॉल एस्टर होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिर यही HDL, जिसने यहाँ पे ApoC2 दिया था, ApoE दिया था, वो फिर यहाँ पे आया, और इसी HDL ने यहाँ पे देखिए ApoC2 इसको डोनेट कर दिया, ApoC2 और ApoE ये दोनों डोनेट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये B100 पैदाइशी तौर पे आया, और C2 ये यहाँ से आया, और ApoE ये भी यहाँ से आया। तो कुल मिला के अब इसमें देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी सारी पूरी हो गई, तो इसको हम बोल देते हैं मेच्योर VLDL। तो अब ये मेच्योर VLDL हो गया। अब ये मेच्योर VLDL ये जाएगा कहाँ? ये मेच्योर VLDL देखिए यहाँ पे ApoC2 प्रेजेंट है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज से बाइंड करेगा और इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। और जब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होगा तो इसमें देखिए जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, इस ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये फ्री फैटी एसिड दोबारा एडिपोसाइट में चला जाएगा और एडिपोसाइट में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि VLDL का क्या काम है, और VLDL और काइलोमाइक्रॉन में हमको फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? तो देखिए VLDL ये जो हमारा एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, इसको पैक करता है और इसको पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जाता है, जबकि काइलोमाइक्रॉन जो होता है ये देखिए ये जो हमारे डाइट में कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको यहाँ पैक करता है इंटेस्टाइनल सेल, और काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में ये पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जाता है, ठीक है। देखिए पेरिफेरल टिश्यू एडिपोसाइट, तो ये हो गया। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया कि काइलोमाइक्रॉन क्या है और VLDL क्या है। और इसके बाद फिर देखिए जब यहाँ VLDL से फ्री फैटी एसिड निकल गया तो देखिए इसमें ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के कंटेंट कम हो गए, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के कंटेंट कम हो गए, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है इसमें। तो ये अब देखिए अब जब VLDL से ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कम हो गया तो इसको हम बोल देते हैं रेमिनेंट VLDL, या इसी को हम बोलते हैं IDL,
इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसी को रेमिनेंट VLDL को हम आइडियल बोलते हैं। इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की कंटेंट कम होगी और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो आइडियल हमारा है ये कहाँ जाएगा। आइडियल के दो फेथ होते हैं, ठीक है। आइडियल का पहला फेथ क्या होता है, देखिए इसमें ApoE प्रेजेंट है जो कि यहाँ HDL से मिला था, और ये ApoE एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे देखिए ApoE रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस ApoE रिसेप्टर को ये एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इसकी हो जाएगी। ये देखिए ये आइडियल, ये इसमें जो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है यहाँ पे एंडोथेलियल लाइपेज होते हैं या इसी तरीके से हिपैटिक लाइपेज होते हैं। तो हिपैटिक लाइपेज या एंडोथेलियल लाइपेज इसमें से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को और ज़्यादा कम कर देंगे और ज़्यादा निकाल लेंगे, और यहाँ से देखिए ये जो ApoC2 है और ApoE है इसको भी रिमूव कर देंगे। तो जब ये ApoC2 भी रिमूव हो जाएगा और ApoE भी रिमूव हो जाएगा और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की कंटेंट और कम हो जाएगी, तो ये देखिए इसको हम बोल देते हैं LDL। तो पता चला आइडियल के दो फेथ हैं, पहला कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है, और उसके अलावा क्या है हिपैटिक लाइपेज या एंडोथेलियल लाइपेज, इसमें से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को निकाल लेंगे, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ से ApoC2 और ApoE ये भी हट जाएंगे, तो ये बन जाएगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यहाँ पे देखिए इधर से दिखाया गया है, तो ये इधर से हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि इसके दो फेथ है। एक फेथ ये है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि ये इस तरह हो जाएगा। और ऐसा इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे हिपैटिक लाइपेज जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये पहले इधर आएगा, फिर उसके बाद हिपैटिक लाइपेज यहाँ से इसको और इसको रिमूव कर देंगे और इसको कम कर देंगे, फिर इधर भेजेंगे, ठीक है। तो इसके दो फेथ हमको समझ में आ जाने चाहिए। एक तो यहाँ आके यहीं पे डिग्रेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, और एक यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ से सिर्फ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ये यूज़ कर ले और बाकी इसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दे। अब देखिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में देखिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ये बहुत कम है, और देखिए इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हो गया और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ये कम हो गया, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक देखिए, ये देखिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कम था लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर से ज़्यादा था, लेकिन जब ये आइडियल कन्वर्ट हुआ LDL में तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हो गया और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बहुत कम हो गया। अब इस LDL के भी दो फेथ होते हैं। ये देखिए LDL यहाँ से यहाँ आता है। अच्छा, LDL की हम बात करने से पहले VLDL का हम देख लें। तो देखिए VLDL बना कहाँ से, लीवर से बना, फिर उसके बाद यहाँ पे नेसेंट VLDL था, HDL से ये मिल के यहाँ पे ApoC2 और ApoE लिया, और उसके बाद ये बन गया मेच्योर VLDL, और मेच्योर VLDL फ्री फैटी एसिड को एडिपोसाइट में भेज दिया, और उसके बाद फिर ये खुद कन्वर्ट हो गया आइडियल में। और आइडियल के दो फेथ हुए, एक तो खुद ये जाके रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हुई और डिग्रेड हो गया, और दूसरे है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हुई या ना हुई, और यहाँ पे हिपैटिक लाइपेज और एंडोथेलियल लाइपेज वर्क करेंगे और इसमें से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के कंटेंट को और कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये LDL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब LDL का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए LDL का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, LDL का फॉर्मेशन इसी VLDL से हुआ, और ये हिपैटिक लाइपेज और एंडोथेलियल लाइपेज की मदद से हुआ। तो पता चला कुछ अंदर भी बनेंगे और कुछ एंडोथेलियल लाइपेज से भी बन जाएंगे। तो ये हो गया। अब LDL जब बना तो LDL के भी दो फेथ होते हैं। तो देखिए LDL का एक फेथ ये है कि 70% ये चला जाता है हिपेटोसाइट में, ठीक है। 70% चला गया तो ये हार्मफुल नहीं होता है। ये जो 30% है ना, ये 30% ये चले जाते हैं LDL के रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल टिश्यू पे, और फिर यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके देखिए कोलेस्ट्रॉल एस्टर यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से ये हार्मफुल होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कॉज करता है, ठीक है। तो इस वजह से देखिए LDL हार्मफुल है क्योंकि यहाँ पे चला गया, इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये हो गया, और हमको मालूम है कोलेस्ट्रॉल एज ए फ्यूल हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने बात किया काइलोमाइक्रॉन की, और हमने बात की VLDL की, आइडियल की भी हमने बात कर ली, हमने LDL की भी बात कर ली। अब हमारे पास बचा HDL की सिंथेसिस, और इसका हम यूज़ देखेंगे और देखेंगे ये फ़ायदेमंद क्यों है जबकि LDL नुकसानदेह था। तो देखिए HDL यहाँ पे दिखाया गया, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये हमारा हिपैटिक टिश्यू है, यहाँ से देखिए HDL निकलता है, और देखिए ये HDL आया, और यहाँ पे देखिए ये इसमें होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है, और इसमें देखिए ये दोनों एम्फीपैथिक लिपिड हैं। इस वजह से देखिए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बना बल्कि यहाँ पे डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर बना। तो ये हमारा डिस्कॉइडल HDL बन गया। ये देखिए डिस्कॉइडल HDL, जिसको हम नेसेंट HDL भी बोल सकते हैं। अब ये डिस्कॉइडल HDL पे यहाँ पे देखिए एपोप्रोटीन A प्रेजेंट होता है। तो ये एपोप्रोटीन A, ये यहाँ पे देखिए इसको LCAT, जिसको हम बोलते हैं लिसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ये इंजाइम होता है, इसको ApoA एक्टिवेट कर देता है, और जब ApoA इसको एक्टिवेट करता है तो ये इसको देखिए कन्वर्ट कर देता है
कॉइल्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स थे उसको ये सेंटर में भेज देता है, कोर में भेज देता है, और हाइड्रोफिलिक जो थे उसको पेरीफेरी में ले आता है। तो देखिए ये हमारे पास डिस्क्वाइल्ड HDl जो था ये LCAT की मदद से कन्वर्ट हो गया HDl में। और यहाँ पे देखिए अब इसको क्या बोला जाता है, HDl3। अब ये HDl3 इतना फ़ायदेमंद क्यों है, ये देखिए HDl3 देखिए ये जो पेरीफेरी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारे पेरिफेरल टिश्यू में, ये देखिए पेरिफेरल टिश्यू है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसको ले लेता है। और ये किसकी मदद से लेता है, तो देखिए यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू में 3 चैनल होते हैं और इनको हम बोलते हैं ABCA1 यानी ATP बाइंडिंग कैस्टिव प्रोटीन A1, ठीक है। और ये यहाँ पे भी है ABCG1 ATP बाइंडिंग कैस्टिव प्रोटीन G1। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए SRB1, तो ये क्या होगा, स्कैवेंजर रिसेप्टर B1। तो ये 3 चैनल होते हैं, इन 3 चैनल के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ से ये आने लगता है हमारे HDl की तरफ, जिसको हम HDl3 बोलते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ आएगा तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भर जाएगा, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल इसमें आ गया। अब जब कोलेस्ट्रॉल इसमें आ गया तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये हो गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर यहाँ पे फिल हो गया, कोलेस्ट्रॉल जब इसमें आया। अब देखिए इसकी वजह से जब यहाँ पे बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल आ गए तो इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गई। तो जब इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई तो इसको हम बोलते हैं HDl2। अभी तक देखिए ये HDl3 था, अब इसकी साइज़ बढ़ गई और ये HDl2 बन गया। फिर ये देखिए HDl2 यहाँ SRB1 रिसेप्टर होता है, इससे बाइंड करेगा और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के पूरे स्ट्रक्चर थे, कोलेस्ट्रॉल के जो पूरे मॉलिक्यूल थे उसको ये हिपेटोसाइट के अंदर भेज देगा। अब हिपेटोसाइट के अंदर जब ये कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो जाएंगे बाइल एसिड के फॉर्मेशन में बाय द हिपेटोसाइट। तो हिपेटोसाइट इसको बाइल एसिड के फॉर्मेशन में यूज़ कर लेंगे और फिर इसको बाइल एसिड के फॉर्म में ये रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, सिक्रेट कर देंगे। तो पता चला कि ये HDl जो है ये हमारे पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को लेके आता है हिपेटोसाइट तक और हिपेटोसाइट इसको रिमूव कर देता है बाइल एसिड के फॉर्म में। तो इसी वजह से HDl फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जबकि HDl को हम देखें तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एस्टर, जो कोलेस्ट्रॉल पूरे बॉडी से आया था, जो बचा था कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ले जाके पेरिफेरल टिश्यू में इसको डिपॉजिट करता है। इस वजह से ये LDL हार्मफुल होता है। और फिर यहाँ से देखिए जब ये HDl2 यहाँ कोलेस्ट्रॉल को भेज देता है हिपेटोसाइट के अंदर, फिर ये HDl2 दोबारा कन्वर्ट हो जाता है HDl3 में, ठीक है। तो ये हमारा ये फंक्शन हो गया। तो अब हमने पूरी बात कर ली, काइलोमाइक्रोन की भी बात की, कहाँ से बनता है कहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हमने VLDL की बात की, कहाँ बनता है कहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हमने IDL की बात की कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है VLDL और LDL के बीच का। और उसके बाद फिर IDL का हो गया। उसके बाद LDL का हमने देखा कहाँ से बनता है, तो LDL इसी IDL से बनता है और इसमें हिपैटिक लाइपेज और एंडोथेलियल लाइपेज वर्क करते हैं। और उसके बाद फिर ये LDL जो होता है जाके डिपॉजिट हो जाता है पेरिफेरल टिश्यू में। और HDL की हमने बात की कि HDL ये तो पहली बात हेल्प करता है काइलोमाइक्रोन और VLDL के फॉर्मेशन में, मैचुरेशन में। और उसके अलावा ये HDL खुद लीवर से बनता है और उसके बाद फिर ये HDL पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और इसको डिपॉजिट कर देता है हिपेटोसाइट में। फिर हिपेटोसाइट इसको बाइल एसिड की फॉर्म में सिक्रीट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम बस यही देख लेंगे ये इसमें स्टेप्स में क्या बताया गया है। तो देखिए पहला स्टेप यहाँ पे क्या बताया गया, काइलोमाइक्रोन एंटर्स लिम्फेटिक। तो देखिए काइलोमाइक्रोन का सिंथेसिस यहाँ पे हुई, काइलोमाइक्रोन यहाँ पे बने, फिर उसके बाद यहाँ से ये लिम्फेटिक में एंटर कर गए, ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा स्टेप क्या बताया गया है, HDL ट्रांसफर ApoC2 एंड ApoE। तो देखिए दूसरा स्टेप ये है। तो HDL यहाँ पे है, ये ApoC2 और ApoE ये ट्रांसफर कर दे रहा है नेसेंट काइलोमाइक्रोन को। तो इसकी वजह से क्या ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर काइलोमाइक्रोन में। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए तीसरा स्टेप क्या बताया गया है, काइलोमाइक्रोन ApoC2 एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो देखिए काइलोमाइक्रोन में ApoC2 जो ये प्रोटीन प्रेजेंट था ये एक्टिवेट कर देता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज को जब एक्टिवेट करता है तो ये फ्री फैटी एसिड इसमें से निकाल लेता है और उसको एडिपोसाइट में भेज देता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पेयर्ड इन टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडीमिया, ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एक्टिवेशन है ये टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडीमिया में इम्पेयर्ड हो जाता है। उसी की वजह से हमको काइलोमाइक्रोन ज़्यादा देखने को मिलता है टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडीमिया में। और इन डिसलिपिडीमिया के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, वहाँ पर भी हम इसी डायग्राम को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए चौथा स्टेप क्या है, लीवर रिलीज VLDL। ये देखिए चौथा स्टेप है। तो यहाँ से देखिए लीवर जो है VLDL को रिलीज़ कर रहा है। तो देखिए VLDL ये नेसेंट VLDL है। और इसके बारे में क्या बताया गया कि ओवर प्रोडक्शन इन टाइप 4 फेमिलियल डिसलिपिडीमिया। तो ये VLDL का जो है टाइप 4 डिसलिपिडीमिया में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए फिफ्थ स्टेप में क्या बताया गया, देखिए फिफ्थ स्टेप ये है। तो ये बताया गया VLDL
ApoC2 एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा था, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे VLDL में ApoC2 जो है ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है, ये बताया गया। और उसके बाद फिर 6 नंबर पे बताया गया, देखिए 6 नंबर यहाँ पे है कि आइडियल डिलीवर्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर वाया एपोप्रोटीन ई। तो यही बताया गया कि आइडियल जो है ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ये डिलीवर कर देता है हिपेटोसाइट को तक, और यहाँ पे जिस प्रोटीन का इस्तेमाल होता है वो क्या है, एपोप्रोटीन ई का इस्तेमाल करके, ये बताया गया। और 7 नंबर पर बताया गया एंडोसाइटोसिस ऑफ LDL। तो देखिए ये LDL जो यहाँ पे है, ये देखिए इसकी एंडोसाइटोसिस हो गई, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गई। और ये कब होता है इसमें डिजीज़ क्या होती है, तो इम्पेयर्ड इन टाइप 2 फेमिलियल डिस्लिपिडीमिया। टाइप 2 फेमिलियल डिस्लिपिडीमिया में ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इम्पेयर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और डिस्लिपिडीमिया में फिर से हम इसको बात करेंगे एक बार। तो हमने आज लिपिड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा, हमने काइलोमाइक्रोन के फॉर्मेशन के देखा, VLDL के फॉर्मेशन को और उसके फेथ को देखा। इसी तरीके से हमने आइडियल के फॉर्मेशन और फेथ को देखा, और LDL के फॉर्मेशन और फेथ को देखा, और इसी तरीके से HDL जो कि बहुत गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो इसके हमने फॉर्मेशन को देखा और इसके यूजेस को देखा, और क्यों फ़ायदेमंद होता है ये हमने देखा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।